Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about ozone depletion. ओजोन क्या है? सबसे पहले ये समझने की बात है कि ओजोन एक लेयर है अर्थ के अराउंड जो उसको प्रोटेक्ट करती है। किस चीज से प्रोटेक्ट करती है? सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सबसे पहले ये समझें कि ऑक्सीजन का जो एटम है वो बहुत रिएक्टिव होता है और वो रिएक्ट करके अमूमन आपस में O2 बना देता है। ठीक है जी। हम जहाँ रहते हैं एटमॉस्फेयर के उस हिस्से में ऑक्सीजन ये वाली मॉलिक्यूल के फॉर्म में 21% है। हम इसी को ब्रीथ करते हैं। ऑल द लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन दिस ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल। लेकिन अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के ऊपर जब अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक और मॉलिक्यूल में विच इज कॉल्ड O3, ओजोन मॉलिक्यूल। ठीक है जी। ओजोन हमारे लेवल पे नहीं होता, हायर लेवल्स पे होता है। वो हायर लेवल्स क्या हैं? ये देखें, ये अर्थ का लेवल है, ये इससे ऊपर है ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर से ऊपर है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर फॉर्म हुई है। कैसे फॉर्म हुई है? सन से बहुत तरह की रेज आ रही हैं, 7 कलर्स की वाइट लाइट आ रही है, हीट वेव्स आ रही हैं, अल्ट्रावायलेट वेव्स आ रही हैं। तो वो जो अल्ट्रावायलेट वेव्स हैं वो ऑक्सीजन के ऊपर एक्ट करती हैं और ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर देती है ओजोन लेयर में। मिलियंस ऑफ ईयर्स में जो ऑक्सीजन ओजोन में बनी है वो इतनी अब थिक हो गई है कि वो अर्थ को बचा सकती है, रोकती है इन यूवी रेज को अर्थ की सरफेस तक पहुंचने में। ठीक है जी। अब पहली बात ये समझ लें कि यूवी रेज किस तरह खतरनाक है। यूवी रेज आर एक्चुअली वेरी हाई एनर्जी रेज and they can cause skin cancer, they can damage the eyes, they can cause blindness, they can cause cataract, आंखों में मोतिया हो जाता है और प्लांट्स को बहुत बुरी तरह डैमेज करते हैं। ओशन में जितने छोटे छोटे प्लांट्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, उनको डैमेज करते हैं जिसकी वजह से ओशन की फूड चेन्स बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो रही है। अच्छा, अब ओजोन को कौन डैमेज कर रहा है? ओजोन डिप्लीशन किसकी वजह से हो रही है? कुछ केमिकल्स हैं, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन रिएक्टिव केमिकल्स जो हैं। एक्चुअली ये जितने मॉलिक्यूल्स बनाए गए, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था एक टॉपिक में, ये पहले अर्थ पे कभी नहीं थे। ये इंडस्ट्रीज में केमिकल रिएक्शंस के जरिए बनाए गए और अर्थ पे देखा गया कि ये किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं करते थे और बहुत लाइट थे तो उसको बहुत सारे प्रोसेसेस में यूज़ किया गया। स्प्रेज में, AC के कूलिंग गैस के तौर पे, फ्रिज की कूलिंग गैस के तौर पे, पैकिंग मटेरियल को बनाने में, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं था, ना ये प्लांट से रिएक्ट कर रहा था, ना ये एनिमल से, किसी चीज़ से नहीं रिएक्ट कर रहा था, इसलिए इसको बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया गया। CFC तो इससे मिलते जुलते जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको। लेकिन ये एक बहुत हल्का मॉलिक्यूल है, वेरी लाइट इन वेट है, तो ये उड़ के ऊपर चला जाता है। जब भी ये लीक होता है, जब भी हम कोई एरोसोल स्प्रे करते हैं, जब भी फ्रिज की गैस लीक होती है, जहाँ भी फ्रिज की गैस भरी जा रही है वगैरह, तो वो ऊपर चले जाते हैं मॉलिक्यूल्स ओजोन के पास। ओजोन के पास जब ये पहुँचते हैं तो फिर ये रिएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है जी। नॉर्मली दे आर नॉन रिएक्टिव, इसीलिए इनको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया गया। अच्छा, होता क्या है CFCs के साथ? ये हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है। इसमें क्लोरीन के 2 एटम हैं, एक कार्बन का एटम है, 2 फ्लोरीन के एटम है। जब इसके ऊपर यूवी रेज पड़ती हैं, नॉर्मल सनलाइट नहीं, यूवी रेज, तो फिर ये मॉलिक्यूल टूट जाता है, इसका एक क्लोरीन एटम अलग हो जाता है और बाकी ये मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। ये जो क्लोरीन एटम है ये हाईली रिएक्टिव है। ये अपने इर्द गिर्द किससे रिएक्ट करना शुरू कर देता है? ओजोन से, O3 से। क्लोरीन एटम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, सॉरी ओजोन मॉलिक्यूल और क्लोरीन ऑक्साइड बनाता है, साथ ही ऑक्सीजन बनाता है। अब ये जो ClO है ये भी हाईली रिएक्टिव है। ये दोबारा एक और ओजोन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और फिर दोबारा क्लोरीन एटम बना देता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये हमारे लिए सांस लेने के लिए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में इस ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी। अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में O3 की ज़रूरत थी। ऑक्सीजन से O3 बनने का जो नेचुरल प्रोसेस है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में होता है और ये रिएक्शंस बहुत तेज़ी से होते हैं और ये क्लोरीन एटम जो बन गए ये दोबारा यहाँ से काम शुरू कर देगा। एक क्लोरीन एटम 100,000 ऑफ टाइम्स ये वाला रिएक्शन करता है एंड इट कीप्स ऑन डूइंग दिस, यहाँ से काम शुरू किया, फिर ये किया, फिर ये किया, करता चला जाएगा एक साइकिल के फॉर्म में और ओजोन को डिस्ट्रॉय करता जाएगा। यही बात इस इक्वेशन से दोबारा देखें। क्लोरीन एटम रिएक्ट्स विद ओजोन and form chlorine oxide, a molecule of chlorine oxide, which is again unstable and reacts with another ozone to form chlorine atom. अब इसका नेट मतलब अगर आपको इक्वेशंस कट करनी आती है, ये ClO इधर कट जाएगा,
ये Cl इधर कट जाएगा। नेट रिएक्शन क्या हो रहा है ओवरऑल कि जितना भी ओजोन है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता चला जा रहा है और बहुत रैपिडली हो रहा है। ऑक्सीजन से ओजोन बनने का प्रोसेस बहुत स्लो है और CFCs की क्लोरीन की वजह से ओजोन के टूट के ऑक्सीजन बनने का प्रोसेस बहुत फास्ट है, इसलिए ओजोन की कमी होती गई। Look at this graph. This is describing the ozone situation on the South Pole from 1960 to round about 2020 and projected forwards. ठीक है जी कि 1960s में CFCs का प्रोडक्शन बढ़ा और पूरी दुनिया में इस्तेमाल होना शुरू हुआ और वहाँ से ओजोन की डिप्लीशन शुरू हुई। ठीक है जी, होते 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 बहुत कम हो गई 1980 में भी और 2000 के अराउंड तो सबसे बड़ा डिप देखिए यहाँ पे आया। 2015 में भी अच्छा भला कम है। ये देखिए इतना बड़ा ओजोन होल बन गया साउथ पोल पे और उसकी वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके ऊपर हुआ? सबसे करीब जो उसके कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। एंटार्क्टिका भी यही है, एंटार्क्टिका नजर आ रहा है लेकिन एंटार्क्टिका पे कोई रहता नहीं है ना, इसलिए उसके इफेक्ट्स एंटार्क्टिका पे नहीं देखे गए, ऑस्ट्रेलिया में पहले देखे गए। ऑस्ट्रेलिया में देखा गया कि पूरी दुनिया के लोगों से ज्यादा स्किन कैंसर हो रहा है, पूरी दुनिया के लोगों से ज्यादा कैटरेक्ट यानी आंख में मोतिया, बच्चों की आंखों में भी मोतिया हो रहा है। हमारे यहाँ क्या होता है, अमूमन ओल्ड एज में 60 ईयर्स के बाद या अराउंड 60 ईयर्स कुछ लोगों को मोतिया होता है और फिर वो ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में देखा गया कि हर एज ग्रुप, बच्चों में भी हत्ता कि बहुत तरह के कैटरेक्ट्स देखे गए और ब्लाइंडनेस बढ़ती चली गई। तो उन्होंने कहा आखिर हमारे मुल्क में ऐसा क्या है जो बाकी मुल्कों में नहीं है। उन्होंने फिर सारी चीज़ों को टेस्ट किया तो पता चला कि ऑस्ट्रेलिया में यूवी रेज बाकी दुनिया से ज़्यादा। उस वक्त फिर सर्च की गई और देखा गया कि ओजोन लेयर जो अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की फजल से एक लेयर है जो अर्थ को बचा रही है हार्मफुल यूवी रेज से, वो कम होती है। अब ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत थोड़े लोग रहते हैं बाकी दुनिया के मुकाबले में। असल में तो सबसे ज़्यादा CFCs का इस्तेमाल एशिया, यूरोप, अमेरिका वगैरह में हुआ, लेकिन एयर अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में एयर की मूवमेंट ऐसी थी कि वो ओजोन जितना भी हल्का, ओजोन के करीब बाकी जगह ओजोन सही रही, लेकिन CFCs फ्लो करके विंड्स के साथ अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में मूव करके साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरफ आ गए। अब नॉर्थ पोल पे भी ओजोन डिप्लीशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अच्छा, अब अगर पूरी दुनिया में बहुत सारे CFCs और जितने भी ओजोन डिप्लीटिंग गैसेज हैं उनके यूज़ पे पाबंदी लग गई है और बनिस्बत थोड़ी बेहतरी आ रही है। तो ये प्रोजेक्टेड है कि अगर बिल्कुल ना यूज़ किए जाए, बनाए जाएँ, ना ही CFCs बनाए जाएँ, ना ही CFCs इस्तेमाल किए जाएँ, जितने भी ओजोन से रिएक्ट करने वाली गैसेज हैं उनका इस्तेमाल और प्रोडक्शन दोनों बिल्कुल रोक दी जाए, तो 2041 में इधर पहुंच जाएगा, 2065 में इधर पहुंच जाएगा, यानी नॉर्मल पे आ जाएगा। बट दैट डिपेंड्स ऑन अस कि हम पूरे सारे इंसान इस चीज़ को कितनी अच्छी तरह फॉलो करते हैं। अच्छा, तो ओजोन की डिप्लीशन से क्या हुआ, जहाँ जहाँ ओजोन है वहाँ पे यूवी रेज अर्थ के अंदर एंटर नहीं हो सकती और जहाँ जहाँ नहीं है, होल है, वहाँ से यूवी रेज एंटर हो सकती हैं और डैमेज कर सकते हैं। सो नाउ वी कम टूवर्ड्स योर बुक। ये देखिए 1982 में ओजोन होल साउथ पोल पे ऐसा था, 2011 में इतना ज़्यादा हो गया, जितना डार्क कलर नजर आएगा ब्लू, उसका मतलब है वहाँ से ओजोन उतनी कम हो गई है। यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में बताया गया है और यहाँ पे उन गैसेस के बारे में बताया गया है, CFCs, HCFCs and ozone depleting substances which are reacting with the ozone and depleting it. Then regarding ozone depletion, ओजोन होल को डिस्क्राइब किया गया है कि अर्थ के पोलर रीजन के ऊपर जो ओजोन कम होती चली गई है स्ट्रेटोस्फीयर में, उसको ओजोन होल कहते हैं। बेसिकली क्यों हो रही है? क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी सन की यूवी रेज के साथ अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करती हैं तो फिर उसका क्लोरीन अलग हो जाता है और CFCl2 अलग हो जाता है। ये क्लोरीन एटम जो अलग हो जाता है ये ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और ClO प्लस O2 बनाता है। ये ClO दोबारा ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और ClO प्लस 2O2 बनाता है। यानी कि इन दोनों रिएक्शंस में बेसिकली क्या हो रहा है, ओजोन का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ये सब कुछ होता चला जा रहा है क्योंकि क्लोरीन एटम बार बार बनता है इन दोनों रिएक्शंस की वजह से और ओजोन को ब्रेक डाउन करता चला जाता है। एक क्लोरीन एटम जो है 100,000 ओजोन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है बिफोर इट इज रिमूव फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फीयर टुवर्ड्स स्पेस। ठीक है जी। और ओजोन लेयर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सन की अल्ट्रावायलेट रेज जो कि बहुत हार्मफुल रेज हैं वो उनको जमीन तक पहुंचने से, अर्थ तक पहुंचने से रोकता है ओजोन। ओवर एक्सपोजर ऑफ यूवी रेज हो तो उसकी वजह से स्किन कैंसर होता है, ब्लाइंडनेस होती है, कैटरेक्ट्स यानी आई का जो लेंस है वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, मोतिया
आंखों में मोतिया जिसको कहते हैं, ये दो तरह का होता है जनरली। एक सफ़ेद मोतिया जिसमें आई का लेंस जो है वो वाइट हो जाता है, एक काला मोतिया जिसमें आई लेंस जो है वो ब्लैक हो जाता है। डिफरेंट तरह की चीज़ें उसमें बन जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। सही आई लेंस वो होता है जो ट्रांसपेरेंट हो और साथ ही इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। अभी देखें कोरोना की वजह से हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इम्यून सिस्टम वीक होगा तो हर तरह की बीमारियां हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करेंगी। और यूवी रेज जो हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स को भी किल करती हैं। ये असल में बहुत छोटे छोटे माइन्यूट प्लांट लाइफ है ओशन में, और यहीं से जितनी भी ओशन की फूड चेन्स हैं वो स्टार्ट होती हैं। तो अगर फाइटोप्लैंक्टन्स खत्म हो जाएंगे तो समझे कि ओशन के सारे एनिमल्स खत्म होने का चांस है। इसी तरह यूवी रेज जो हैं वो फ्लावरिंग प्लांट की ग्रोथ के ऊपर भी बहुत बुरी तरह डैमेजिंग इफेक्ट